नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी साइंस की क्लास में ह्यूमन ब्लड का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसा कि कल आपको बता दिया था कि यहाँ पे अब सब कुछ सेट हो चुका है, तो अब यहाँ से आपकी क्लासेस रेगुलर होगी। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन अब ब्लड को रेगुलेट कौन करता है, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कल कौन करता है। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर है, परिसंचरण तंत्र जिसे बोला जाता है, उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि ब्लड के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं कि ब्लड कैसा होता है, क्या क्या चीजें ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अब ब्लड को रेगुलेट कौन करता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्लड को पंपिंग करने का जो कार्य है वो हार्ट के माध्यम से होता है। तो आपको पता ही है कि हार्ट पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी में हार्ट को सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है। रेगुलेट कौन करता है, हार्ट करता है, क्योंकि हार्ट के माध्यम पंप करता है। पंप से क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड रेगुलेट होता है। तो सर्कुलेशन, इस चैप्टर का नाम ही है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र में ये टू टाइप्स का होता है। या तो आपका जो ब्लड है वो बाहर की ओर, बाहर की तरफ बहता है, या फिर आपका ब्लड किस में बहता है, वेन में बहता है। यदि आपका ब्लड बाहर बह रहा है तो उससे बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप्स का होगा, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्लड है वो कैसा बह रहा है, ओपनली बह रहा है, ठीक है ना, वेन्स के अंदर ब्लड नहीं बहकर वो कहां पर बह रहा है, बाहर बह रहा है, तो उसे बोला जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्लड किसमें बह रहा है, वेन में, वेन में, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने इसके बारे में बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम किससे होता है। इसके बारे में सबसे पहले तो खोज के, यदि इसके जनक की बात करें हम, तो इसके जनक आप लिख सकते हैं, इसकी खोज के बारे में लिख सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज की थी। ये टू टाइप्स का होता है, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो बाहर की ओर बहेगा। यदि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड किसके अंदर बहता है, वेन्स के अंदर बहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टू टाइप्स का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर कितने टाइप्स के, कितने चेंबर्स होते हैं ब्लड के, सॉरी हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। फिर हम ह्यूमन जो हार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार पहले हम जो जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे फिश है, ठीक है, तो फिश के अंदर ये देखिए आप एक बार कि फिश के अंदर कितने चेंबर्स होते हैं। तो फिश, ठीक है, ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, लेकिन फिश में क्या होता है, 2 चेंबर्स होते हैं, 2 खंड, जिसे आप चेंबर भी बोल सकते हैं, 2 चेंबर। ठीक है, अब देखिए, जो फिश होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना हार्ट की, वो कुछ इस प्रकार ट्यूब के टाइप की होती है। ऐसी कुछ इस प्रकार शेप रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यहां से, ठीक है ना, ये इन और ये आउट, ठीक है, यहां से वापस से इसके अंदर ब्लड जा रहा है। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद ये कहां पर जाएगा, सीधा गिल्स में जाएगा। कहां पर जाएगा, गिल्स में, गिल्स में। क्योंकि आपने जब एक चीज देखी होगी कि हम सांस किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो प्योर कहां पर होता है,
लंग्स के माध्यम से होता है, लेकिन फिश के अंदर प्योर ब्लड कहाँ पे होगा, गिल्स में, क्योंकि जो फिश होती है वो किसके माध्यम से शोषण करती है, गिल्स के माध्यम से, जिसे गलफड़े बोला जाता है, गलफड़ों के माध्यम से क्या करती है, शोषण करती है। तो गिल्स से जाएगा, गिल्स से वापस ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार फिश का ध्यान रखिएगा। फिश में क्या होता है, टू खंड होते हैं, टू चेंबर्स होते हैं, और क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फिश के अंदर टू खंड होते हैं, जिसमें एक आलिंद और एक ही नीले होता है। क्या होता है, एक तो आलिंद होता है, एक तो ओरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, एक कल्स और प्लस एक वेंट्रिकल्स। ये ध्यान रखिएगा, एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और एक निलय। तो ये ध्यान रखिएगा, फिश में कितने खंड होते हैं, टू खंड होते हैं, टू चेंबर होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक ओरिकल्स और एक वेंट्रिकल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ओरिकल्स एक होता है और वेंट्रिकल्स भी क्या होता है, एक ही होता है। और कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो फिश के बारे में आपने देख लिया। एक कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि हिपेरिन, हिपेरिन के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसकी एक जो स्पेलिंग थी उसके सही कर लीजिएगा, HEPARIN, हिपेरिन। उसमें ए मिसिंग था, तो उसे एक बार सही कर लीजिएगा कि जो हिपेरिन होता है उसे एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि हिपेरिन की उसकी जो स्पेलिंग थी वो बाय मिस्टेक गलत हो गई, HEPARIN स्पेलिंग थी। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, फिश के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि फिश में हमने देख लिया कि एक आलिंद और एक क्या होता है, नीले होता है, और सर्कुलेशन कैसे होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब जिसके बाद जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर जिन्हें बोला जाता है, एम उभयचर, उभयचर। अब देखिए, उभयचर में क्या होता है, उभयचर में दो तो आलिंद होते हैं, दो तो ओरिकल्स होते हैं, और दो एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो एक दो आलिंद इसमें होते हैं, दो आलिंद और एक निलय। देखिए, चेंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उभयचर के बारे में, कि उभयचर में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और एम्बीफीबियंस में भी एम्बीफीबियंस और रेप्टिकल्स भी ध्यान रख, इसमें दोनों आते हैं। रेप्टिकल्स जिसमें तीन खंड होते हैं, इसमें कितने खंड होते हैं, तीन। कितने खंड होते हैं इसमें, तीन खंड होते हैं। इसमें रेप्टिकल्स, इसे बोला जाता है सरीसृप, इसे क्या बोला जाता है, सरीसृप भी बोला जाता है। तो एम्फीबियंस और रेप्टिकल्स में कितने खंड होते हैं, तीन खंड होते हैं, दो आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, नीले होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एम्फीबियंस में कैसे होते हैं। अब इसमें देखिए, एम्फीबियंस में एक जो क्रोकोडाइल आते हैं, जो उभयचर क्या होते हैं, जो धरती पर भी रहे और जो पानी के अंदर भी रहे, तो दोनों होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। तो उसमें एक क्रोकोडाइल आता है। तो क्रोकोडाइल्स एक क्या है, अजम्पशन है। तो क्रोकोडाइल के बारे में ध्यान रखिएगा कि क्रोकोडाइल में इसमें कितने खंड होते हैं, चार खंड होते हैं। ठीक है ना। तो मगरमच्छ में चार खंड होते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा एक अपवाद है, जिसे आप ध्यान रखिएगा कि मगरमच्छ में कितने खंड होते हैं, चार खंड होते हैं। बाकी जितने भी उभयचर हैं उसमें कितने खंड होंगे, तीन खंड होंगे। और बाकी जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी ह्यूमंस हैं, स्तनधारी जिसे बोला जाता है, तो उसमें कितने खंड होते हैं, उनमें सभी में कितने खंड होते हैं, चार खंड होते हैं। तो ये भी आप एक बार लिख लीजिए कि जितने भी पक्षी हैं, पक्षी और स्तनधारी, स्तनधारी में देखिए सब आ जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, उसमें कितने खंड होते हैं, चार खंड होते हैं। चार खंड, जिसमें चार खंड होते हैं, इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें दो ओरिकल्स होंगे और दो क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे, दो आलिंद होंगे और दो ही क्या होंगे, नीले होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पक्षी और स्तनधारी के अंदर कितने खंड होते हैं, चार खंड होते हैं। एम्फीबियंस उभयचर के अंदर कितने खंड होते हैं, तीन खंड होते हैं। और सरीसृप भी उसी में आते हैं। ठीक है, तो जिसमें कितने खंड होते हैं, दो आलिंद और एक निलय।
तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्फीबियंस में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी होगा, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा, डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो इसमें कैसा सर्कुलेशन होगा, कंप्लीट सर्कुलेशन होगा। अब इसके बाद हम ह्यूमन जो हार्ट है उसके बारे में एक बार देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट किस प्रकार से वर्क करता है, कि किस प्रकार से वो आपके ब्लड को प्योर करता है और इम्प्योर ब्लड को किस प्रकार आपकी जो हार्ट है उसको इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, कौन सी चीजें काम आती है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। इसके बाद जो आएगा वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें उससे आपको सीखने को मिलेगी। और एग्जाम में क्वेश्चन भी उसी से बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन ये भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कितने खंड किस मतलब जानवर के अंदर होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन से एनिमल्स में कितने खंड होते हैं। तो उभयचर के अंदर कौन से आएंगे और फिशिस के अंदर कितने आएंगे, फिशिस के अंदर कितने खंड होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं, हम एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि पूरा डायग्राम इस पे आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका जो ब्लड है वो आपके टिश्यू, जितने भी टिश्यू और आपके जो ऑर्गन्स हैं वहां से क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्योंकि ऑक्सीजनेट ब्लड क्या होता है कि ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड दो टाइप्स के ब्लड होते हैं, एक तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और एक जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। तो ऑक्सीजनेट जो ब्लड है वो लंग्स से कहाँ जाता है, सेल्स और जितने भी हमारे टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके पास जाता है। फिर वहां से ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेट होता है, और वहां से डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है वो वापस किस में जाता है, हार्ट के अंदर जाता है। फिर हार्ट से कहाँ जाता है, वापस लंग्स में जाता है। तो ये एक सर्कुलेशन पूरा बॉडी का चलता रहता है कि आपका जो जितने भी, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे जैसे टिश्यू है, ऑर्गन या अंग, टिश्यू या अंग, ठीक है। अब देखिए, टिश्यू या अंग, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लंग्स। लंग्स, देखिए इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये चीज यदि आपको एक बार समझ में आ गई तो फिर आपको बार बार इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस प्रकार हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। हार्ट का डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, समझने के पर्सपेक्टिव से हम डायग्राम ऐसा बना रहे हैं ताकि हमें एक बार बिल्कुल अच्छे से पता रहे। बाकी हार्ट कुछ इस प्रकार से होता नहीं है, इसमें 4 चेंबर होते हैं। हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अभी हमने देखा कि हार्ट में कितने चेंबर होंगे, 4। इसमें होते हैं 2 तो क्या होते हैं, ओरिकल्स, और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स। देखिए, तो यहाँ पे जो होगा इसे बोला जाता है राइट ओरिकल्स, ठीक है। इसे बोला जाता है लेफ्ट ओरिकल, इसे बोला जाता है राइट वेंट्रिकल, और इसे बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, वेंट्रिकल और ओरिकल्स है ना, तो ये चीज आप वेंट्रिकल, इसे बोला जाता है नीले और ओरिकल्स, इसे बोला जाता है आलिंद। तो ये आलिंद और नीले ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो राइट है, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन थी वो तो लेफ्ट थी, और ये वाली जो डायरेक्शन थी वो कहां पे थी, राइट थी। लेकिन मैंने इसको बोर्ड पे इधर राइट और इधर लेफ्ट क्यों लिख दिया, तो ये चीज आप डायरेक्टली वैसे समझना चाहें तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप आपका जो हार्ट है उसको निकाल के क्या कर दीजिए, बोर्ड पे रख दीजिए, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनकी जो डायरेक्शन है उसको क्या किए, चेंज करके लिखा है। समझने के पर्सपेक्टिव से हम डायग्राम भी क्या है इस तरीके से बनाए हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। डायग्राम हमारा जो कंपटीशन में है वो डायग्राम आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, आपसे सिर्फ ये चीजें पूछी जाती हैं कि ब्लड है उसको हार्ट से, सॉरी लंग्स से ब्लड हार्ट में किस सिरा के माध्यम से जाता है, और राइट ओरिकल्स में किसके माध्यम से जाता है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में किसके माध्यम से जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। बाकी आपसे कभी एग्जाम में हार्ट का जो डायग्राम है वो नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इम्प्योर जो ब्लड है, ठीक है, तो हम एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझते हैं। जो हमारा इम्प्योर ब्लड है जो कहां से आएगा, टिश्यू से आएगा, ठीक है। तो टिश्यू से हमारा इम्प्योर ब्लड कहां पे आएगा, राइट ओरिकल्स में आएगा। कहां पर आएगा, राइट ओरिकल्स में आएगा। ये किसके माध्यम से आएगा, ये आएगा महाशिरा, महाशिरा के माध्यम से आएगा। इसमें कौन सा ब्लड आएगा, इम्प्योर,
इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब देखिए इम्प्योर ब्लड किसके माध्यम से आ गया, सिरा के माध्यम से। तो सिरा में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, सिरा हमेशा सिरा में इम्प्योर ब्लड बहता है जिसे वेन कहा जाता है, और एक होता है आर्टरी जिसे धमनी कहा जाता है। धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, प्योर बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है वो क्या है, एजम्पशन है, उसमें रिवर्स होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो महाशिरा क्या करेगी, टिश्यू से ब्लड को कहां पर लेके आएगी, राइट ओरिकल्स में लेके आएगी। राइट ओरिकल से जो हमारा जो ब्लड है वो कहां पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहां पर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, अब लंग्स में क्या होगा, ये किसके माध्यम से जाएगा, ये जाएगा फुफ्फुसीय पल्मोनरी, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें ब्लड कौन सा है, इम्प्योर, क्योंकि ब्लड टिश्यू से कौन सा ब्लड आया है, इम्प्योर ब्लड आया है। तो ये कौन सा है, इम्प्योर ब्लड। तो ये इम्प्योर ब्लड जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए ये इसका अजम्पशन है, क्योंकि धमनी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, धमनी में कौन सा ब्लड बहता है, प्योर। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सेकंड, अब देखिए लंग्स में क्या होगा, लंग्स में आपका ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। लंग्स में ब्लड प्योर होने के बाद वो कहां पर जाता है, लेफ्ट ओरिकल्स में अंदर जाता है, लेफ्ट ओरिकल्स में जाता है। तो लंग्स से ब्लड प्योर होके कहां पर गया, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल्स में गया। कहां पर गया, लेफ्ट ओरिकल के अंदर गया, लेफ्ट ओरिक। अब देखिए यहां से आप सोच रहे होंगे कि यहां से और यहां पे ब्लड कैसे आता है। तो देखिए जो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंपिंग करता है। तो पंपिंग करता है, तो ये वाले जो ओरिकल्स हैं इसके अंदर भी क्या होता है, पंपिंग होती है। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ठीक है ना, ये चीज हम जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाल्व होते हैं, किस प्रकार ये ब्लड इधर आता है। तो ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जब टिश्यू से जो ब्लड आता है वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो राइट ओरिकल्स में आता है। राइट ओरिकल्स में यहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि राइट ओरिकल्स बंद होता है, ठीक है ना। तो ये राइट ओरिकल क्या प्रेस होता है, प्रेस होने के बाद कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जिसे आप बोले संकुचित होता है। संकुचित होने के बाद इसमें क्या होता है, ब्लड आता है। इसमें राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। क्योंकि ये हार्ट क्या करता है, हार्ट में लब डब की जो ध्वनि आती है वो क्यों आती है, क्योंकि हार्ट क्या करता है, बार बार कभी एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। तो इसी वजह से वो फैलता और सिकुड़ता है, क्योंकि ब्लड है उसको क्या कार्य कर रहा है, पंपिंग करने का काम कर रहा है। यदि ये बंद हो जाए तो फिर सारा मामला खत्म है बिल्कुल। तो डेथ भी हो जाती है, बंद होने के बाद तो डेथ होगी ही, हो जाती है क्या है, ठीक है। तो लंग्स से ब्लड कहां पे गया, हमारे लेफ्ट ओरिकल्स के अंदर गया। लेफ्ट ओरिकल से ब्लड क्या होता है, यहां से ब्लड किसके माध्यम से जाएगा, फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा, जिसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा, प्योर। क्योंकि अब ब्लड कैसा हो चुका है, प्योर हो चुका है, ठीक है। फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से लंग्स से ब्लड कहां पे गया, लेफ्ट ओरिकल के अंदर गया। लेफ्ट ओरिकल से ब्लड क्या होगा, लेफ्ट ओरिकल से हमारा जो ब्लड है ये वापस कहां पे चला जाएगा, टिश्यू के पास चला जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजनेट जो ब्लड है वो किसके पास जाना है, टिश्यू के पास जाना है। वहां से क्या होना है, डीऑक्सीजनेट होना है। तो अब जो लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर चला गया, टिश्यू के पास चला गया। इसको लेकर कौन गया, लेकर कौन आया था, महाशिरा। तो ये कौन लेके जाएगी, महाधमनी, ठीक है। इसमें कौन सा ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड। देखिए तो ये एक डायग्राम है, इसके माध्यम से एक बार वापस से इसके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू है, तो टिश्यू और ऑर्गन्स है, इनके पास हमारा कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जो टिश्यू है उनके पास कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। क्योंकि डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है, इम्प्योर आप ये नहीं कह सकते, इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेट है। क्योंकि यहाँ पर ब्लड के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अशुद्धियां आ गई है या फिर ब्लड गंदा हो गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ डीऑक्सीजनेट ब्लड है। लंग्स के माध्यम से वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है। अब जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ब्लड किस प्रकार ऑक्सीजनेट होता है। तो ये हम आगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है वो कहां क्या होगा, सबसे पहले राइट कहां पर आएगा, राइट
ओरिकल्स के अंदर आएगा, राइट। ओरिकल्स में ब्लड आने के बाद जिसे बोला जाता है दायां आलिंद। दायां आलिंद में जो ब्लड आएगा तो वो किसके माध्यम से आएगा, महाशिरा के माध्यम से आएगा। अब देखिए ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज फिर आपके बार बार कंफ्यूज करेगी। धमनी, धमनी के अंदर जिसे आर्टरी बोला जाता है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, प्योर, है ना। और शिरा, शिरा में कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर। लेकिन जो पल्मेनरी आर्टरी है और पल्मेनरी जो वेन है, ये क्या है, इसके अपवाद है, जिसके अंदर क्या होता है। अब देखिए इसे महाधमनी क्यों बोला जाता है, महाशिरा क्यों बोला जाता है या महाधमनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम कर रही है, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि उत्तक से क्या कर रही है, आपके टिश्यू से ब्लड को कहां पे लेके आ रही है, आपके हार्ट तक लेके आ रही है। तो इसे क्या बोला जाता है, महाशिरा बोला जाता है, और उसे क्या बोला जाता है, महाधमनी बोला जाता है। बाकी ऐसा कुछ अलग से है नहीं है, जो शिरा है वो शिरा ही है, और जो धमनी है वो धमनी है। तो टिश्यू से ब्लड कहां पे आया, राइट ओरिकल्स के अंदर आया। राइट ओरिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास लेके जाने का काम कौन कर रही है, फुफ्फुसीय धमनी कर रही है। तो क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कहां पे लेके जा रही है, लंग्स के पास लेके जा रही है। लंग्स से ब्लड कहां पे गया, लंग्स से ब्लड लेफ्ट ओरिकल्स के पास गया। तो लेफ्ट ओरिकल में क्या हुआ, लेके जाने वाली कौन है, फुफ्फुसीय शिरा, जिसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा, प्योर ब्लड आएगा, जो भी क्या है इसका अजम्पशन है, ठीक है। क्योंकि शिरा के अंदर तो कौन सा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। जिसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, जिसे लेकर कौन जा रही है, महाधमनी लेकर जा रही है, जिसके अंदर कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। अब देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए कि हार्ट से, ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ट से, देखिए धमनी क्या कर रही है, ध्यान से देखिएगा, शिरा क्या कर रही है कि शिरा, देखिए जहां भी आप देखेंगे ना, तो शिरा क्या कर रही है, हार्ट के पास क्या कर रही है, ब्लड को लेकर आ रही है, और धमनी क्या कर रही है, ब्लड को दूर लेकर जा रही है। देखिए यहां पे शिरा हार्ट के पास लेकर आई, ठीक है, उत्तक से कहां पे लेके आई, हार्ट के पास लेके आई, ठीक है। धमनी क्या कर रही है, धमनी इसको दूर करने का काम कर रही है। देखिए हार्ट से कहां लेके चली गई, लंग्स के पास लेके चली गई। तो धमनी क्या कर रही है, दूर करने का काम कर रही है। इधर देखिए फिर वापस से शिरा, शिरा क्या कर रही है, लंग्स से ब्लड को कहां पे लेके जा रही है, हार्ट के पास लेके जा रही है। तो शिरा क्या करती है, ब्लड को लंग्स के सॉरी हार्ट के पास लेकर जाती है, और धमनी क्या करती है, हार्ट से दूर लेकर जाती है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और धमनी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, और जो वेन्स है, शिरा है, इसे आर्टरी बोला जाता है। इंग्लिश टर्म भी आप ध्यान रख सकते हैं, और इसे वेन बोला जाता है। तो ये दोनों ध्यान रख सकते हैं आप। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि धमनी क्या करती है और शिरा क्या करती है। तो शिरा क्या करती है, हार्ट के पास लेकर आती है, धमनी क्या करती है, हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करती है। तो इसको भी हम लिख लेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कि अच्छे से डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। जिसके बाद हम एक नोट है जिसमें हमने ये देखा था कि धमनी क्या करती है और शिरा क्या करती है। तो धमनी ब्लड को दूर लेकर जा रही है, और शिरा क्या कर रही है, ब्लड को पास लेकर आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, कौन से में प्योर ब्लड होता है, कौन से में इम्प्योर ब्लड होता है। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि जो ये फुफ्फुसी है, जो धमनी है, पल्मोनरी जो आर्टरी है, इसका जंक्शन है, और धमनी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, वेंस के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। और धमनी होती है वो क्या होती है, थोड़ी साइज में बड़ी भी होती है, और जो शिरा होती है वो साइज में कैसी होती है, थोड़ी छोटी होती है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जब हम धमनी और आर्टरी और वेंस में जब डिफरेंस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इनमें अलग है, क्या चीज धमनी के अंदर है और क्या चीज शिरा के अंदर है। इसके बाद हम नोट लिख लेते हैं एक बार इसको साफ करके। नोट, धमनी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। धमनी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, जबकि शिरा हार्ट के पास लाने का कार्य करती है, ठीक है।
तो हार्ट के पास लाने का काम कौन करती है? सिरा करती है। और धमनी क्या करती है? हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। तो धमनी क्या करती है? ये लड़ाई का काम करती है, हार्ट से दूर जो चीज आपके दिल से दूर चली जाए, ठीक है, तो वो क्या है? धमनी है। और सिरा क्या है? जो चीज आपके दिल के पास आए। तो जो चीज दिल के पास लाने का काम कौन करती है? सिरा करती है। और धमनी क्या करती है? हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास को सिर्फ इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम आगे की क्लास में ह्यूमन हार्ट में स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेयर कौन सी आती है, ये चीज़ों के बारे में एक बार हम छोटा सा देख लेंगे। वाल्व कौन से होते हैं, किस प्रकार, तो थोड़ा थोड़ा यदि ये चीज़ देख लेंगे, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी तो चीजों को बहुत अच्छा कर पाओगे। वरना एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर कुछ भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या चीजें आई हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। जैसे अभी हमने जो ये देखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाता है कि फुफ्फुसी है जो सिरा है उसके अंदर कौन सा ब्लड बहता है। तो यही हमें पता नहीं होता है कि फुफ्फुसी सिरा में कौन सा ब्लड आएगा, प्योर आएगा या इम्प्योर आएगा। तो फिर हम उसी चीज को छोड़ के आ जाते हैं। फिर हम या तो हमें जो तुक्का लगाना होता है कि इसमें प्योर आएगा तो प्योर लगा देते हैं, इम्प्योर आएगा तो इम्प्योर लगा देते हैं। वो वाला होता है ना जय श्री राम वाला, कि ठीक है ये वाला लगा दिया, तो वो वाला काम हमें नहीं करना है। हमें चीजें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको जो भी चीज है वो बिल्कुल क्लियरली पता होगी तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। वरना चीजें पता नहीं होने से फिर कंफ्यूजन वाला जो सिस्टम है वो बना रहता है हमेशा, और उससे हेजिटेशन भी ज्यादा होती है। यदि आपने एक बार चीजों को बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर आपकी हेजिटेशन भी खत्म होगी। दूसरा, संघर्ष करते रहिए और निरंतर आगे बढ़िए। चीजों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। इतना चीजों को डीपली पढ़ के जाना है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो आपकी जो चीज पढ़ी है आपने उससे बाहर ना आए। तो इस तरीके से ही पढ़ना है। क्योंकि अभी जैसे एक जो अभी T20 जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपने देखा कि सूर्या ने जब कैच लिया उसके बाद से पूरी बाजी पलट गई। तो जिस दिन आपने बहुत ज्यादा संघर्ष कर लिया और जिस दिन आपने बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से बना लिया, उस दिन से सब कुछ पलट जाएगा। एक बार आप फाइनल सेलेक्ट हो गए, इसके बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो ये चीज करनी है, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और निरंतर कोशिश करिए कि आप बिल्कुल चीजों को बहुत अच्छे से पढ़े। आप चाहे कहीं से भी पढ़े, लेकिन चीजों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं। तो इस चीज का विशेष स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और जो इसके बाद का हम आए वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। बाकी और भी पढ़ सकते थे, लेकिन एक बार आप पूरा खुद से पेन और कॉपी लीजिएगा, उसमें एक बार पूरा डायग्राम खुद से बिना देख के बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें सारी चीजें जो भी हमने यहाँ पे समझी है उसको आप अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को खुद से बना पाए। यहाँ पे देखने से अच्छा है कि एक बार आप उसे ट्राई कीजिएगा। बार बार उसे देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुद से एक बार देखिए, समझिए, फिर उसके बाद उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप एक बार उस चीज को खुद से बना लेंगे तो फिर वो चीज आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और कोई चीज एक बार कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो फिर वो वापस से जल्दी से निकलती नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आज की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो बाकी ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वो अपने साथियों को भी बताएं कि साइंस की क्लास चल रही है और हम बिल्कुल साइंस को रेगुलर पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया था ताकि आपकी साइंस की जो क्लास है वो बीच में बंद ना हो। क्योंकि छुट्टियां जैसे ही खत्म हुई तो मुझे लगा कि एक बार तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन फिर लगा कि बंद नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आप लोगों को सिखानी तो है ही है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आज की क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।